हम इंसानों में ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। हम जिस इन्वायरमेंट में जी रहे होते हैं, जिस माहौल में जी रहे होते हैं, हम अपने सराउंडिंग में जो भी देख रहे होते हैं या फिर चीज़ें जैसी चल रही होती है, उसे ना हम अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। मतलब वो हमारे डेली लाइफ के ना हैबिट का एक पार्ट हो जाता है। मीन्स हम उसी पैटर्न में अपने आप को ढाल लेते हैं, हम उसी पैटर्न में अपनी लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं। हमारे सोचने का तौर तरीका भी बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलता है, जो हम अपने सराउंडिंग में देख रहे होते हैं, जो सीख रहे होते हैं, जो समझ रहे होते हैं। अगर इसे एक स्मॉलर एस्पेक्ट में देखो तो फिर हमारे लिए हम जो इंडिविजुअली जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं या फिर हमारे लोकेलिटी में, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही होती है, जो डेली लाइफ का पैटर्न होता है लोगों का, जो एक लाइफस्टाइल है, जिस तरीके का एक सोचने का तौर तरीका है लोगों का, हम उन चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसी चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं। बट एक लार्जर एस्पेक्ट में देखो तो फिर ग्लोबली देखोगे या फिर ओवरऑल एक नेशन वाइज देखोगे, स्टेट लेवल पे देखोगे, ये होता है लार्जर एस्पेक्ट में देखना, चीजों को ऑब्जर्व करना, सीखना। हमारे पास की कंट्री कैसे ग्रो कर रही है, कैसे डेवलप कर रही है, या फिर वहाँ पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या इश्यूज चल रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कुछ एक लार्जर एस्पेक्ट में देखते हो। तो अब देखो, हम सबको वो 2020 के कोविड का दौर तो याद ही है, भूल भी कैसे सकते हैं। था ही ऐसा चीज वो, बिल्कुल सडन आया और सडन सब कुछ चेंज। ट्रांसपोर्ट बंद, ट्रैवलिंग बंद, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में चेंजेस, कंपनीज जो रन कर रहे थे, कंपनीज के डिसीजन में चेंजेस, कंपनीज के वर्किंग का पैटर्न चेंज, लोग बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हो गए, बहुत सारे लोग जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम कर रहे थे, वो जितना हो सका अपने साथ लेकर, सामान लेकर अपने घर को निकल दिए, जैसे भी हो, पैदल या जो भी मिला, जैसे भी हुआ, घर पहुंचने के लिए परेशान। उसके बाद कंपनीज के वर्किंग पैटर्न में जो चेंज आया, जो आईटी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो ठीक है भाई, वर्क फ्रॉम ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम में शिफ्ट हो गया। कंपनीज ने बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप किए कि जिससे वर्क फ्रॉम होम में आसानी हो, उनके वर्किंग पैटर्न को ट्रैक करना इजी हो, ये सब कुछ होने लगा। और वो 2020 का एक ऐसा टाइम हो गया जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक लैंडमार्क ईयर बन चुका है। और ये सेम चीज हुआ है अभी, डोनाल्ड ट्रंप का जो डिसीजन आया वीजा को लेकर। कुछ महीने पहले से उनके टैरिफ, सैंक्शंस, ये सारी न्यूज में थी। बट ये सारा कुछ ठीक है, चल रहा था। मतलब गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाती, कंपनीज डिफरेंट पॉलिसीज पे काम करती। हमारे गवर्नमेंट की जो फाइनेंस बॉडी है, इकोनॉमी बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वो सारे कुछ अपनी पॉलिसीज बनाते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कैसे टैकल करना है, क्या नई पॉलिसी बनानी है, किस तरीके से इस चैलेंज को फेस करना है। ये सब कुछ तो कर लेते हैं, चलो ठीक है। लेकिन जो सडन जो ये वाला जो अटैक आया डोनाल्ड ट्रंप का वीजा को लेकर, कि वीजा के न्यू एप्लीकेशंस पे, पहले तो यही भी क्लियर नहीं था कि न्यू एप्लीकेशंस पे या जो ओल्ड वीजा होल्डर्स हैं उनके लिए भी है। एक दो दिन के बाद क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं, जो न्यू वीजा एप्लीकेशंस हैं जो अप्रूव होंगे 21 सितंबर के बाद से, उस पे $1 लाख का अप्रूवल फी लगेगा। मीन्स इफ यू हैव टू एंटर द यूएस ऑन H1B वीजा या H4 वीजा, यू हैव टू पे द फी ऑफ $1 लाख, ऑलमोस्ट 88 लाख रुपीज। मतलब सिर्फ एंट्री फी इतना है। भले ही वन टाइम ही है, पहले तो ये भी पता नहीं चल रहा था कि वन टाइम है या फिर एनुअल है, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि नो, इट्स अ वन टाइम पेमेंट। बट वन टाइम पेमेंट भी सोचकर देखो भाई, 88 लाख रुपीज, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, इतने लोग, बहुत सारे लोगों की उम्र बीत जाती है इतने पैसे कमाने में। दैट मच यू हैव टू पे जस्ट टू एंटर अमेरिका, जस्ट टू एंटर यूएस ऑन H1B वीजा और H4 वीजा। मीन्स वर्किंग एम्प्लॉयज, मोस्टली फॉर आईटी एम्प्लॉयज, डॉक्टर्स, ये सारे लोग जो ट्रेंड प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स वर्कर एम्प्लॉयज होकर जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। तो अब ये सेम कोविड जैसा चैलेंजिंग फेज ना फिर से आने वाला है इंडियन कंपनीज के लिए। इंडियन एमएनसीज कंपनीज, आईटी कंपनीज जो यूएस में सेटल्ड हैं, जो यूएस में अपने ऑफिसेज खोल के रखी हुई है, वहां पे मोस्टली एम्प्लॉयज जो होते हैं वो इंडियन होते हैं। लाइक टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सारी कंपनीज जिनके ऑफिसेज यूएस में हैं, एंड दे वर्क ऑन द प्रोजेक्ट्स देयर। यूएस के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, यूएस के क्लाइंट्स के लिए काम कर रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं वो इंडिया से होते हैं, एंड दे गो देयर फॉर वर्क ऑन H1B वीजा। और उनके कुछ फैमिली मेंबर्स जो कभी गए, दे गो ऑन H4 वीजा। एंड कंपनीज वेर ऑल्सो नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस, कि भाई बिल्कुल एकदम शॉकिंग अचानक से ये न्यूज आएगा कि H1B वीजा, H4 वीजा के ऊपर ये प्राइस लगा दिया गया है। नाउ यू हैव टू पे $1 लाख, 88 लाख रुपए तुम्हें देने हैं। मतलब कंपनी के लिए ऐसा हो गया है कि जितना प्रोजेक्ट का प्राइस नहीं मिलेगा, उतना तो उनको एम्प्लॉय को वहां एंट्री फी देने में लग जाएगा। और जितनी एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं होगी, उससे कहीं ज्यादा उन्हें पे करना होगा वहां के एंट्री फी में, वहां के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए, वहां के क्लाइंट्स के लिए काम करने के लिए।
एंड इट्स अ ह्यूज चैलेंज। तो अब देखो कंपनी के लिए भी दो ऑप्शन बचता है, या तो फिर वो वेट करे कि कब ट्रम्प का दिमाग ठीक हो, कब वो इस डिसीजन को वापस ले, या फिर कुछ चेंजेस लाए, प्राइस कम करे, या फिर तुम अपने ऑफिसेस को वापस इंडिया में शिफ्ट करो या किसी और कंट्री में शिफ्ट करो। दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो आई डोंट थिंक कि ट्रम्प इस डिसीजन को वापस लेने वाले हैं, और अपने टेन्योर में तो खैर बिल्कुल नहीं लेने वाले हैं, दैट इज फॉर श्योर। और कंपनीज के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो इतना वेट करे कि कब ट्रम्प का दिमाग ठीक हो, कब वो डिसीजन को वापस ले, या कब प्राइस कम करे। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन बचता है कि या तो अपनी ऑफिसेज को वापस से इंडिया में लाओ, इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में ऑफिसेज खोलो, या फिर किसी और कंट्री में ऑफिसेज खोलो। बट इफ यू हैव टू वर्क ऑन द यूएस प्रोजेक्ट्स, यूएस क्लाइंट्स के लिए, तो किसी और कंट्री में खोलने से बेटर है यू शुड ओपन योर न्यू ऑफिसेज इन इंडिया ओनली। क्योंकि किसी और कंट्री से काम करो या इंडिया से काम करो, प्रोसेस या पैटर्न तो काम का सेम होने वाला है। ऑन कॉल, ऑन वीडियो कॉन्फ्रेंस, ये सारा तरीका जो कोविड के टाइम में दे अडॉप्टेड, वर्क फ्रॉम होम। तो उस मायने में देखो तो यूएस के प्रोजेक्ट्स पे अगर कोई इंडिया से काम कर रहा है तो फॉर इंडियंस इट्स वर्क फ्रॉम होम, फॉर यूएस इट्स वर्क फ्रॉम देयर। और कंपनीज को न्यू प्रोजेक्ट्स भी तो चाहिए, क्योंकि जब तक न्यू प्रोजेक्ट्स आएंगे नहीं तो फिर तुम एम्प्लॉयज को रख कर करोगे क्या? हाउ विल यू पे देम? तो बिफोर गेटिंग द न्यू प्रोजेक्ट्स फ्रॉम यूएस, यूएस क्लाइंट्स के न्यू प्रोजेक्ट्स मिले या वहाँ के न्यू प्रोजेक्ट्स आए, उससे पहले यू हैव टू मेक द स्ट्रेटेजी, बिकॉज यू हैव टू आंसर देम कि कैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट पे काम होगा, कहाँ से वो काम कराएंगे, कैसे काम कराएंगे, हाउ विल दे एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। सो यू हैव टू मेक अ क्विक प्लानिंग, क्विक स्ट्रेटेजीज, डिसीजन मेकिंग को फास्ट करना होगा। सो इट्स अ बिग शिफ्ट, बिग चेंज ऑल ऑफ सडन फॉर इंडियन कंपनीज मोस्टली। यूएस की जो कंपनीज है वो तो अपने आप को मैनेज कर लेंगी, उनके बहुत सारे ऑफिसेज इंडिया में हैं, इंडियन एम्प्लॉयज इंडिया से काम करते हैं, बहुत सारे कुछ यूएस में काम करते हैं, यूएस के जो एम्प्लॉयज है वो यूएस से काम करते हैं। सो फॉर देम इट्स नॉट दैट मच बिग चैलेंज, थोड़ा चैलेंजिंग होगा उनके लिए बट दे कैन मैनेज इट। बट फॉर इंडियन कंपनीज द मेन चैलेंज इज कि यू हैव टू कन्विंस यूएस क्लाइंट्स कि वी कैन वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट फ्रॉम इंडिया, बिकॉज यू कांट सेंड ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज टू यूएस नाउ to work on those US projects or US clients के projects पे। Also they can't leave those projects because most of the Indian companies, Indian IT companies, या फिर कह लो Indian IT services companies, IT services companies इसलिए क्योंकि most of the Indian companies जो भी IT field में हैं, those are service based companies, those are not product based companies। इनका अपना कुछ product नहीं होता। Most of these companies do not work on their products, they work on client projects, और उसी से पैसे आते हैं। एंड ऑब्वियसली डॉलर एंड यूरो का जो वैल्यू है दैट इज टू मच with respect to Indian and Asian currencies. So these companies can't leave those projects also, because if you leave those projects you can't pay to the Indian employees. Indian employees को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं आएंगे। If you just start getting projects from India or other Asian countries, you will not get that much money कि तुम Indian employees को भी पेमेंट दे पाओ। तो फॉर देम यूएस प्रोजेक्ट्स, यूएस क्लाइंट्स, यूरोपियन प्रोजेक्ट्स, यूरोपियन क्लाइंट्स, दोज आर लाइफलाइन फॉर दिस आईटी सर्विसेज कंपनीज। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे मेजर सिटीज ऐसे हैं जहाँ पे एक भी आईटी कंपनी, एक भी आईटी ऑफिसेज नहीं है। नो एनी आईटी पार्क्स आर देयर, लाइक बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ के लोग कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे स्टेट्स में जाकर काम करते हैं। तो ये सारे स्टेट्स के पास भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उन कंपनीज को अट्रैक्ट कर पाए अपने स्टेट्स में। तो इन सारे स्टेट्स की गवर्नमेंट्स कैन ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी और अच्छी ऑफरिंग दे सकती है इन कंपनीज को टू सेटल देयर ऑफिसेस इन दिस स्टेट्स। अब देखो पुराने समय से एक कहावत चली आ रही है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कुछ लोग इस चीज को मान लेते हैं कि ठीक है जो हुआ था अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जो हुआ वो क्या हुआ आई डोंट नो, बट जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है उस पे दे टॉक, दे वर्क, कि नहीं जो हो रहा है वो अच्छा ही होना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज उठाओ, उसके लिए वर्क करो, एक्सेप्ट दैट चैलेंज एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और फिर वैसे होते हैं बहुत सारे लोग एंड दे ब्रिंग चेंज टू द सोसाइटी, दे ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम। फिर वो किसी भी तरीके से लाएं, अपने बिजनेस से लाएं, जॉब से लाएं, अपने प्रोफेशन से लाएं, लीडरशिप, अपने लीडरशिप क्वालिटी से लाएं, लीडर बनकर लाएं, बिजनेसमैन बनकर लाएं। दे थिंक बियॉन्ड द लोकल पैटर्न, लोकल लाइफस्टाइल, जो सोचने का लोकल तरीका था पहले से, उससे थोड़ा हटकर सोचते हैं, बियॉन्ड दैट दे थिंक।
और उस पे एंड दे एक्सेप्ट दैट चैलेंज और फिर उस पे वो काम करते हैं। तो यूँ कह सकते हो कि ट्रम्प का ये डिसीजन मे बी शॉर्ट टर्म में इंडिया के लिए बहुत चैलेंजिंग हो, डिफिकल्टीज क्रिएट करने वाला हो, इंडिया के बिजनेसेस इकोनॉमी को लॉस पहुंचाने वाला हो, बट इन लॉन्ग रन आई थिंक इट कैन गिव गुड बूस्ट टू इंडियन इकोनॉमी। इंडिया के जो कंपनीज हैं, इंडिया की आईटी कंपनीज, अगर वो बहुत अच्छे प्लानिंग के साथ, बहुत अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ काम कर पाते हैं इन सारे चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो अभी तक का जो वर्किंग पैटर्न चल रहा था, जो एक सिस्टम, एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका था कि इंडिया के लोग यूएस जाते थे, वहाँ काम कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट दिखाते थे यूएस जाने में। लेकिन अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से सोचे तो हमें ऐसा जरूर लग सकता है कि भाई ये गलत हुआ, इंडिया के लिए गलत हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए था ट्रम्प को। बट अगर तुम यूएस सिटीजन, यूएस के पर्सपेक्टिव से सोचो तो डोनाल्ड ट्रम्प इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। वो अपने सिटीजन के लिए, वो अपने लोगों के लिए अच्छा सोचकर कर रहे हैं, अच्छा सोचकर ये डिसीजन लिए। आखिर वहां के लोगों ने ही उन्हें वोट देकर वहां के गवर्नेंस में लाया, वहां का प्रेसिडेंट बनाया। सो ही हैज टू टेक डिसीजन फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर सिटीजन। एंड मे बी यूएस के लिए भी शॉर्ट टर्म में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं इस डिसीजन से, बट ही इज लीडर, उनकी एक गवर्नेंस बॉडी है। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू गेट बेनिफिट इन लॉन्ग रन, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हो यूएस को, यूएस के सिटीजन को। अब वहां की कंपनीज को भी देखो तो उन्हें ज्यादा सैलरी पे करना पड़ता था यूएस के एम्प्लॉयज को, तो दे यूज टू हायर एम्प्लॉयज फ्रॉम इंडिया, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज को कम पैकेज, कम सैलरी में भी वहां पे तुम काम करा सकते हो, वहां यूएस के एम्प्लॉयज के रेस्पेक्ट में। तो कंपनीज अपने फायदे को देखकर एम्प्लॉयज हायर कर रही थी, और जो वहाँ के प्रेसिडेंट का डिसीजन है वो अपना फायदा देखकर, अपनी कंट्री का फायदा देखकर ये डिसीजन ले रहे हैं। तो सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके अपने अपने तरीके हैं। यू कांट से कि गलत ही हुआ या सही ही हुआ। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है ये। इफ यू कैन वर्क विद गुड स्ट्रेटेजी, गुड प्लानिंग, सो इन लॉन्ग रन इट्स, आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और वैसे स्टेट्स के लिए तो स्पेशली बेनिफिशियल होगा जहाँ पे आईटी पार्क्स, टेक पार्क्स नहीं है, आईटी कंपनीज ने अपने ऑफिसेस नहीं सेट किए हैं। अब देखो लोगों के दिमाग में क्या था पुराने चीजों को देखकर, मीन्स डोनाल्ड ट्रंप का फर्स्ट सेशन, फर्स्ट प्रेसिडेंशियलशिप को देखकर, कि हाँ उनके एक अच्छे टर्म्स है, उनका एक अच्छा इंडिया के साथ बॉन्डिंग है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा बॉन्डिंग है, और चीजें फर्स्ट टेन्योर में, उनके फर्स्ट सेशन में बहुत अच्छी चल रही थी, इंडिया के लिए काफी बेनिफिशियल और अच्छी अच्छी न्यूज सुनने को मिलता था। लोग एडमायर भी करते थे कि भाई नहीं ट्रंप अच्छा है यूएस के लिए, इंडिया के लिए भी अच्छा है। लेकिन जो उनका सेकंड सेशन आया है, सेकंड टेन्योर, इट्स वेरी चैलेंजिंग ऑन इट, एंड पीपल एंड गवर्नमेंट बोथ बोथ आर फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू हिज डिसीजन, ड्यू टू हिज डिसीजन मेकिंग्स। तो एक्चुअल में क्या है कि वो जो जो भी सैंक्शन या जो भी टैरिफ इंडिया के ऊपर लगा रहे हो, या जो भी डिसीजंस वो इंडिया को परेशान करने के लिए, या यूँ कहो कि यहाँ के इकोनॉमी को, यहाँ के बिजनेसेस को हार्म पहुंचाने के लिए, जिस भी तरीके से जो भी डिसीजन ले रहे हो, वो ये लेने के कैपेबल भी क्यों है? बिकॉज वहाँ के बिजनेसेस, वहाँ की चीजें, इट्स वहाँ का डॉलर, सब कुछ, इट्स अ डोमिनेटिंग थिंग, इट्स अ डोमिनेटिंग थिंग इन इंडिया। They dominate in technology, they dominate in businesses, they dominate in economy, everything. तो हमारी गवर्नमेंट या हम ये सारे टैरिफ्स या ये सारे सैंक्शन लगाकर वी कैन नॉट हार्म दैट कंट्री टू मच, बट दे कैन हार्म अस। अभी बहुत सारा न्यूज ऐसा भी आता है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं, इंडिया के एम्प्लॉयज हैं, उनके साथ कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा है यूएस में। बहुत सारे रिसेंट में न्यूज, किलिंग्स के न्यूज आए हैं, जैसे तैसे जहां भी मार दिया, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट हुआ और पुलिस ने बहुत हार्ड एक्शन लिया, किलिंग्स भी हो गई, या वहाँ के लोकल्स, वहाँ के जो सिटीजन है उनके साथ कुछ लड़ाई हो गई और कुछ मर्डर हो गया। फिर ऐसा बहुत सारा रिसेंट में न्यूज आया है। बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो जाते हैं पढ़ने के लिए या जॉब के लिए, जस्ट फॉर बेटर लाइफ, बेटर लाइफ स्टाइल, फ्यूचर अच्छा हो, ये सब, दिस आर द थिंग्स। बिकॉज है बहुत सारी चीजें वहाँ पे अच्छी, इंडिया से वहाँ का लाइफ थोड़ा यहाँ से बेटर हो, बिकॉज वहाँ की पॉपुलेशन कम है, और पॉपुलेशन जहाँ कम हो वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना इजी होता है। रूल्स रेगुलेशंस ये ज़्यादा अच्छे तरीके से लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है, सब कुछ सिस्टम, लाइफ का पैटर्न बिल्कुल सिस्टमेटिक चलाया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और रिसोर्सेस कम हो, वहाँ पे इट्स वेरी चैलेंजिंग कि हर कोई बहुत अच्छे से लाइफस्टाइल को जी पाए, या फिर जितना पैसा लोग वहाँ अर्न कर सकते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोगों में अगर पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल कम कमा पाएगा वहाँ के रिस्पेक्ट में।
तो फॉर बेटर लाइफ, जो अच्छी एजुकेशन ले लिए, जो जिनके पास पैसे हैं या जो पैसे खर्च करने के लायक हैं कि वहाँ का वीज़ा लेकर वर्क वीज़ा लेकर वहाँ जाएँ और वहाँ पे सेटल हो जाएँ। और पता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 80 टू 85,000 वीज़ा का अप्रूवल देता है यूएस फॉर इंडियन सिटीज़न। जो लोग वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं या फिर फॉर अदर पर्पसेस, जिसमें से ऑलमोस्ट 60 टू 65,000 जो वीज़ा होता है, दैट इज़ रेगुलर वीज़ा फॉर आईटी एम्प्लॉइज़, नॉन आईटी एम्प्लॉइज़, डॉक्टर्स, सीए, प्रोफेशनल्स, बिजनेस होल्डर्स, प्रोफेसर्स, सच टाइप ऑफ पीपल। और 20 टू 25,000 के अप्रॉक्स जो वीज़ा होता है, दोज आर यूएस मास्टर होल्डर्स, जो यूएस से मास्टर की डिग्री ले चुके हैं, फिर वहाँ पे वो दे आर गोइंग फॉर वर्क, वहाँ पे वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट कंपनीज में, वो सारे लोग। लेकिन ये तो हुआ जो वीज़ा का अप्रूवल होता है, बट वीज़ा के एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा होता है ना, इट्स ह्यूज इन नंबर, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इतने ज़्यादा वीज़ा अप्लाई होते हैं हर साल। इसमें से 80 टू 85,000 को वीज़ा मिल पाता है। तो इतने सारे एप्लीकेशंस में 80 टू 85,000 जो चूज़ करना है, इसके लिए होता था लॉटरी सिस्टम। और अब इस लॉटरी सिस्टम के पैटर्न पे भी चेंज का न्यूज़ आया है कि पहले की तरह अब ये नहीं होगा। और लॉटरी सिस्टम का पैटर्न ये था कि वहाँ पे जो लोग काम करने जाते हैं, उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 1 हो गया जो मिनिमम वेजेस पे काम करते हैं, उनकी सैलरी लो होती है, बट उनकी नीड है वहाँ पे एंड दे आर गोइंग फॉर वर्क, किसी भी टाइप के काम के लिए जा रहे हों। उसके बाद लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 4 में वो लोग होते हैं जिनकी सैलरी बहुत हाई होती है, जो कि एक्सपर्ट होते हैं, हाईली टेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स हो गए, ऐसे लोग जिनकी सैलरी, जिनके पैकेजेस बहुत हाई हैं, जिनका एक स्पेशल इंटेलिजेंस है, जिनका एक स्पेशल प्रोफेशनल लेवल का एक्सपर्टाइज है, वो सारे लोग, ब्रिलियंट माइंड, क्रीमी माइंड, ऐसे लोग। तो अभी जो रिसेंट में न्यूज़ आया उसमें ये कि जो लोग हाईली एक्सपर्ट हैं, हाईली प्रोफेशनल लोग हैं, ब्रिलियंट माइंड वाले लोग हैं, जिनका एक स्पेशल, जिनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है टेक्निकल फील्ड में या फिर बिजनेस फील्ड में। और ऐसे लोग मोस्टली वैसे लोग होते हैं जो किसी कंपनी के रिकमेंडेशन पे, किसी यूनिवर्सिटी के कॉल पे, किसी रिसर्च फील्ड के कॉल पे, या फिर उनका एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड, उनका एक एकेडमिक बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग होता है कि दे गो देयर फॉर रिसर्च पर्पस, दे गो देयर एज ए हाईली टेक्निकल एक्सपर्ट। तो इनका जो वीज़ा का एप्लीकेशन होगा, दिस विल बी टेकन इन द प्रायोरिटी लिस्ट। सो इस वीडियो में बस इतना ही। और बहुत सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन तो एवरीडे न्यूज़ पे, न्यूज़ चैनल्स पे आता ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।